यस, गुड इवनिंग चिल्ड्रन। सभी कैसे हो बेटा? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट? तो आज हम क्या करने वाले हैं? पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे, साथ साथ आज हम देखेंगे आज का टॉपिक क्या है, उसको भी हम पढ़ते जाएंगे। ओके। तो बच्चे, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, है ना? तो ये टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में हमने क्या क्या पढ़े, ये बताइए आप मुझे। याद है किसी को तो बोलिए आप। जी हाँ, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था, है ना? जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ा। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और साथ में ही हमने पढ़ा एक्वाटिक हैबिटेट, राइट? और हमने ये भी पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है ये दोनों हैबिटेट को जो है अपने लिए चूज करते हैं, जैसे कि उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस, है ना? एम्फीबियंस जो कि टेरेस्ट्रियल भी जीते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं। यानी कि ये दोनों जगह जो है वे लोग जो है रहते हैं। तो एम्फीबियस हैबिटेट कहा जाता है उसको, है ना? और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? जी हाँ, फॉरेस्ट हैबिटेट पढ़ा था, जिसमें कि डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रीज, वाइल्ड लाइफ सब होती है। तो वो उसके बारे में हमने पढ़ा था, फॉरेस्ट हैबिटेट, है ना? फिर पढ़ा था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ही हमने पढ़ा था डेजर्ट्स के बारे में। तो डेजर्ट्स जो होते हैं वो कैसे एरियाज होते हैं बच्चे? ड्राई एरियाज होते हैं, है ना? विथ लेस वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन होती है वहां पर। स्पेशलाइज्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कैमल्स, कैक्टस, स्नेक्स वगैरह, जो बहुत ही अच्छी तरह से अडेप्टेड होते हैं किसके लिए? टू कंजर्व वाटर एंड विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, है ना? तो ऐसे टेम्परेचर को विथस्टैंड करने वाले जीव वहां पे होते हैं, ऐसे पौधे वहां पे होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सबसे पहले हमने पढ़ा फॉरेस्ट हैबिटेट के बारे में हमने चर्चा किया था, राइट? उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? डेसर्ट हैबिटेट के बारे में, जहां पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने बात किया। वहां पर कैक्टस, कैमल्स और जो रेप्टाइल्स होते हैं वे कैसे होते हैं? दे आर अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर एंड विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। ओके। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा? डेजर्ट्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने ग्रासलैंड्स पढ़े ना, ग्रासलैंड्स पढ़े थे। अब ये ग्रासलैंड्स क्या होते हैं बताया था आपको? ओपन एरियाज विथ ग्रासेस, वहां पर बहुत ही कम ट्रीज होते हैं, लेकिन ग्रास जो घास होती है उसकी पूरी मैदान होती है, बहुत ज्यादा जगह जो है ये फैली होती है। और वहां पर कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि जेब्रास, लायंस और ये सभी जानवर जो है वहां पे रहते हैं, और ग्रासेस भी होते हैं। और ये ग्रासेस की जो स्पेशल फीचर है कि वे जो है कम पानी में या हम बोलते हैं दे कैन सर्वाइव विथ लेस वाटर, राइट? ओके। उसके बाद हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एक और हैबिटेट पढ़ा था, वो क्या था बच्चे? माउंटेन्स, है ना? माउंटेन हैबिटेट के बारे में पढ़ा। तो माउंटेन हैबिटेट्स क्या है? वो ऐसे हैबिटेट जहां पर कैसे रीजन्स होते हैं बेटा? वे हाई रीजन्स होते हैं विथ कोल्ड, है ना? हाई रीजन्स होते, माउंटेन्स सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता पहाड़ी एरिया होता है। वहां पर कैसा होता है? काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, हाई रीजन होता है, और वहां पर ठंडक होती है। और वहां पर भी हमने देखा कुछ यूनिक टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड्स, याक्स, पाइन ट्रीज वगैरह जो है वो उस क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड होते हैं। उसके बाद बच्चे हमने बात की थी एक्वाटिक हैबिटेट की, है ना? एक्वाटिक हैबिटेट में हमने कहा आपसे, हमने पढ़ा है कि वे वो कैसे हैबिटेट होते हैं? वाटर बेस्ड होते हैं, है ना? कैसे होते हैं? वाटर बेस्ड होते हैं, पानी पर आधारित, है ना? वाटर बेस्ड, पानी पर आधारित जो हैबिटेट होता है उसी को हम एक्वाटिक हैबिटेट कहते हैं। तो वहां पर ये जो एक्वाटिक हैबिटेट है उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या बताए थे मैंने आपको? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सभी क्या है बेटे? वाटर बेस्ड यानी कि एक्वाटिक हैबिटेट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
और एम्फीबियस हैबिटेट्स के बारे में हमने कहा था, जैसे कि फ्रॉग्स, टॉड्स वगैरह जो होते हैं, वे क्या करते हैं, दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड, है ना। तो ऐसे एनिमल्स को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं, और उनके हैबिटेट को हम कहते हैं एम्फीबियस हैबिटेट। कैसे हैबिटेट बोला जाता है उसको, एम्फीबियस हैबिटेट। ओके, तो आई होप जल्दी जल्दी से बच्चों ने इसको रिकॉल कर लिया है ना। तो बेटा, अगला जो टॉपिक है वो हमने जस्ट स्टार्ट कर दिया था पिछले क्लास में, वो था हमारा डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। क्या था, डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कई ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ठीक है, कई ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, यानी कि हम लोगों के कारण क्या हो रहा है बेटा, बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन आ रहा है, गिरावट आ रही है। तो ये था डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि मनुष्य के कई जो प्रवृत्तियां हैं, जो कई कार्य मनुष्य करता है, उसी के कारण जो होता है ना बेटा, ये जो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, दे लॉस देयर होम्स, है ना, उनका शेल्टर उनसे नष्ट हो जाता है, उनका फूड उनको सही प्रकार से नहीं मिलता है, और अदर रिसोर्सेस ऑल्सो। एंड this type of activities by the human beings leads to habitat destruction। उनका जो habitat होता है वो क्या हो जाता है बेटा, उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाता है, यानी कि वो नाश होने लगते हैं, है ना। तो उसी को हम कहते हैं डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। इसके कारण जो है बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं और जो एनिमल्स है वो क्या हो रहे हैं, दिन बर दिन कम होते जा रहे हैं। Okay, so loss of homes, food, and other resources for plants and animals leads to habitat destruction, due to which the population or the diversity of, यानी कि उनकी जो diversity है, यानी कि different types of plants and animals और या जो insects है, वो क्या हो रहा है बच्चे, वो decrease होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, वो decrease होता जा रहा है, right? Yes. अब बच्चे, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के तौर पर, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, एक एग्जाम्पल है बंगाल टाइगर का, ठीक है। तो बंगाल टाइगर जो है, ये बेटा आजकल बहुत ही इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत रिड्यूस हो गई है। ओके, पॉपुलेशन रिड्यूस्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब क्या ह्यूमन एक्टिविटीज है जिनके कारण इनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है बेटा, क्योंकि ये लोग जो है मनुष्य, यानी कि हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज, है ना, डिफोरेस्टेशन जिसको कहा जाता है। हम अपने मतलब के लिए क्या कर रहे हैं बच्चे, पेड़ पौधे काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, वहां पर पूरा क्या बोलते हैं उसको, काट काट के हम लोग अपने लिए जगह बना रहे हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, इनके जगह जो है, इनका जो वासस्थल होता है, जिसे हम हैबिटेट कहते हैं, इनका वासस्थल जो है वो लॉस होता जा रहा है या नष्ट होता जा रहा है। ओके, अब दूसरा एक एग्जाम्पल चीता के बारे में है। तो ये जो चीता है, ये भी जो है इनका नेचुरल हैबिटेट्स जो है लॉस होता जा रहा है। तो इन सभी एनिमल्स को जो जो जिन जिन के जो वास्तल है, हैबिटेट्स है, वो लॉस हो रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि हमारी जो सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा जो है कार्य चल रहे हैं, जैसे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ताकि इन सबको एक ऐसा एफर्ट जिससे कि इन ऑर्गेनिजम्स को बचाया जा सके। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ये क्या है, इनकी भी जो पॉपुलर, ये एक तरह का बर्ड है और एक वैरायटी है बर्ड की, और ये भी जो है इनकी जो पॉपुलेशन है ये भी डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। अब इनका हैबिटेट ज्यादातर कहाँ पर है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसी जो एरियाज है, यहाँ पर ये जो बर्ड है ज्यादा दिखाई पड़ती है। और इन एरियाज को जो है प्रोटेक्टेड एरियाज करके जो है क्या किया गया है बेटा, ऐसे लॉज आए हुए हैं जिससे कि ऐसे एरियाज में जहां पर ये बर्ड्स है, वहां पर इनका शिकार करना मना है, इनको मारना मना है, और इन पर इनके जो हैबिटेट जो है उस पर कोई भी
किसी भी तरह का जो हानि पहुंचाना सख्त कानून के खिलाफ है। ओके, तो बेटा हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि ये जो बर्ड्स और एनिमल्स है इनको प्रोटेक्ट करने के कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें वो हम पढ़ेंगे क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएट्स, यानी कि सरकार की तरफ से क्या क्या कार्य चल रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ओके, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स क्या क्या कदम लिए जा रहे हैं, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसके कारण जिसकी वजह से ये सभी जीव जो है प्रोटेक्टेड हैं। ओके, तो देखना चाहेंगे आप कौन कौन से, बेटा इसको नोट करके रखिएगा अच्छी तरह से, इसको आप एग्जाम्स में इसको पूछे जा सकते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। वे कौन कौन से हैं बताते हैं हम आपको। तो गवर्नमेंट की तरफ से, यस, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर कंजर्वेशन, सबसे पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा ये कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून को लाया गया है बेटा, कौन से एनिमल को, जी हाँ टाइगर को, है ना। कौन से टाइगर को, खासकर बंगाल टाइगर को, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो लॉ है, ये जो रूल है इसको लेकर, यानी कि ये जो इनिशिएटिव है इसको गवर्नमेंट ने पास किया था। ठीक है, कौन से ईयर में, 1973 में। क्या है इस प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर। ओके, अब दूसरा हमने बात की थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, है ना। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इनकी जो हैबिटेट्स है जो नष्ट हो रहे हैं उनको जो है प्रोटेक्टेड एरियाज करके गवर्नमेंट ने क्या किया है बेटा, गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया है। क्या किया है, प्रोटेक्टेड एरियाज, हैबिटेट्स फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड इन स्पेसिफिक स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स की मैंने बात की थी बेटा, वो सारे स्टेट्स जो है इसके अंतर्गत आते हैं। वहां पर जो है इन जीवों की हैबिटेट्स में कोई भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता उनके ऊपर, उनके हैबिटेट्स को उनसे छीना नहीं जाएगा। वहां पर डिफॉरेस्टेशन वगैरह सख्त मना है। तो मैंने आपको बताया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो हैबिटेट्स है वो ज्यादातर जो स्टेट्स है जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो ये सभी जो स्टेट्स के ऐसे एरियाज जहां पर ये जो बर्ड दिखाई पड़ती है वहां पर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है फॉर दिस पर्टिकुलर बर्ड। ओके, अब अगला है बेटा चीटा। ठीक है, तो चीते की बात अगर हम करें तो एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, वो है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2022 में। ओके, तो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2022। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या एम करता है बेटा, एम्स टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीतास। तो उन पर जो है उन पर हानि पहुंचाना सख्त मना है। तो चीतास को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट है इसको सामने लाया गया। तो बच्चे आपने इन तीनों जो एनिमल्स हैं, ये जो बर्ड है और ये जो एनिमल्स है, इनके प्रोटेक्शन या इनके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ये आपने याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया था 1973 में, it protects the Bengal tiger, for the protection of Bengal tiger। और चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को 2022 में, इसको जो है चीतास को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को रिस्टोर करने के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है। ओके, और ये जो बर्ड की बात की हमें, हैबिटेट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर बर्ड डिक्लेयर्ड, उनकी जो हैबिटेट्स है उसको डिक्लेयर कर दिया गया प्रोटेक्टिव एरियाज। ठीक है, अब ये तीनों आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ओके बेटा, ये हो गया सबका,
सबने नोट कर लिए टेक्स्ट बुक में? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप क्या करिएगा बच्चे, उसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले हम बात करते हैं सैक्रेड ग्रोव्स की। ठीक है, सैक्रेड ग्रोव्स, सैक्रेड ग्रोव्स। अब ये सैक्रेड ग्रोव्स का मतलब क्या है बेटा? सैक्रेड ग्रोव्स यानी कि कुछ ऐसे स्थल जहां पर जो है क्या किया गया है, कम्युनिटी द्वारा, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस की जो कम्युनिटी है, जो जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट करते हैं जहां पर जो है फॉरेस्ट का एक छोटा सा इलाका होता है, ये जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सैक्रेड ग्रोव्स क्या है बेटा? ये अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट है जो लोकल कम्युनिटीज, जैसे कि आपकी जगह पर है, तो आपकी जगह पर जैसे जंगल, थोड़ा सा जंगल टाइप का कोई एरिया है ना बच्चे, तो वहां पर जो है वहां के लोग ही, वहां की जो कम्युनिटी, वहां के जो लोग है ना बच्चे, वही क्या करते हैं, वही उस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो है सैक्रेड ग्रोव्स। तो यहां पे देखिए आप, एक मिनट, ये देखिए सैक्रेड ग्रोव्स। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग सैक्रेड ग्रोव्स का? सैक्रेड ग्रोव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज। जो एक पर्टिकुलर जगह में थोड़ा सा जंगल टाइप का कोई एरिया है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। वहां पर क्या हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतुएं हो सकते हैं। तो वहां के जो लोग होते हैं, वहां की जो कम्युनिटी होती है, वहां के जो लोकल पीपल होते हैं, वही लोग उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो इसका फीचर क्या है बेटा, होम टू डाइवर्स प्लांट्स। ठीक है, वहां पर बहुत सारे विविध प्रकार के प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, मेडिसिनल प्लांट्स होंगे। ओके, और यहां पर कटिंग ट्रीज और हार्मिंग एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी कि ऐसी जगहों पर उसको बहुत ही पवित्र माना, कई जगहों पर क्या होता है कि ऐसे जगहों की पूजा भी की जाती है। ओके, तो वहां पर इसीलिए इसको सैक्रेड ग्रोव्स कहा गया है, सैक्रेड यानी कि पवित्र। ओके, तो ऐसे पवित्र जगहों की जो है पूजा भी की जाती है, और लोगों का ये मानना होता है कि वहां के जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, या फिर कोई इंसेक्ट्स है, उनको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। वहां की कम्युनिटी जो होती है, वही वहां के लोग जो होते हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या बच्चे आपके यहाँ पर भी ऐसी कोई जगह है जहां पर लोग क्या करते हैं, आस्था रखते हैं या पूजा करते हैं, या और जो है वहां के लोग क्या करते हैं कि उस जगह को हानि नहीं पहुंचाते, उस जगह को क्या नहीं करते, हानि नहीं पहुंचाते, और वहां के पेड़ पौधे नहीं काटने देते हैं, एनिमल्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाने देते हैं? ऐसी जगह है आपके यहाँ पर तो मुझे बताइएगा। ओके, तो ऐसी जगहों को हम बोलते हैं सैक्रेड ग्रोव्स। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए बेटा क्या है। सैक्रेड ग्रोव्स आर वैल्यूएबल फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर एरिया होती है, यानी कि जो सैक्रेड ग्रोव्स होते हैं, वहां पर डाइवर्स यानी कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। तो ये सभी जो है एक क्या है बच्चे, इन सबको मिलाकर हम एक बायोडाइवर्सिटी तो कहेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो इसका इंपॉर्टेंस यानी कि सैक्रेड ग्रोव्स का इंपॉर्टेंस है, सैक्रेड ग्रोव्स आर वैल्यूएबल फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये क्लियर है सभी को? तो बच्चे ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। क्या था? ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और अब हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ओके, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, जरा क्विकली हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तैयार हैं सभी? तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ा है हमने इसमें। चलिए बच्चे, ओके, देखिए यहां पे मैंने पॉइंट वाइज इसको लिख के रखा है, तो हम एक एक करके देखेंगे, रिकॉल करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, so we are surrounded by a large variety of plants and animals.
Such variety of plants and animals is a part of biodiversity. तो बच्चे बायोडाइवर्सिटी क्या है आप सभी अच्छी तरह से जान गए होंगे, है ना। क्या है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर जगह की जो कि विविधता दिखाती है, विभिन्न प्रकार के। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, इन अ पर्टिकुलर रीजन। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा plants and animals can be grouped on the basis of similarities and differences among them। तो हमने कहा था कि plants और animals को हम लोग ग्रुप करते हैं। कैसे ग्रुप करते हैं बेटा, उनके अंदर के यानी कि उनके बीच में जो होने वाली सामान्यताएं हैं यानी कि सिमिलैरिटीज है या फिर कोई डिफरेंसेस है, इनके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप करते हैं, है ना। देन फिर क्या पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा plants have similarities and differences based on features associated with roots, stems, leaves, flowers and so on। तो हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट्स को हम कैसे कैसे ग्रुप कर सकते हैं बेटा। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उनकी सिमिलैरिटीज है या फिर उनके डिफरेंसेस है, उनके बेसिस पर हम लोग ग्रुप करते हैं। जैसे कि हमने रूट्स की बात की थी, तो रूट्स के बारे में हमने क्या बताया था, उनके रूट्स कैसे हो सकते हैं, या तो फाइब्रस रूट्स हो सकते हैं या फिर टैप रूट सिस्टम हो सकता है उनको, है ना। और स्टेम्स के बारे में भी हमने कहा था, पढ़ा था स्टेम्स के बारे में। कई के स्टेम जो होते हैं काफी थिक होते हैं, वुडी होते हैं, और कई के स्टेम कैसे होते हैं, टेंडर होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। तो ऐसे इसके बेस पर भी हमने क्या किया था बच्चे, प्लांट्स को हमने डिवाइड किया था कैसे, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बेस पर हमने, ट्रीज जो है ऐसे करके हमने इस बेस पर भी हमने प्लांट्स को ग्रुप किया। फिर हमने लीव्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था लीव्स के बारे में, कि लीव्स में जो होते हैं क्या होते हैं, वेन्स होते हैं, है ना। और वेन्स जो होते हैं उनके, उनका जो डिजाइन होता है उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, लीव्स को भी डिवाइड करते हैं उनके वेनेशन के आधार पर, है ना। लीफ वेनेशन के आधार पर हम लीव्स को क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स को ग्रुप करते हैं। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स में कैसी वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है ना, है कि नहीं। और कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिनमें पैरेलल वेनेशन होती है, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। और फ्लावर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कई कलर्स के होते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने प्लांट्स को उनकी सिमिलैरिटीज के बेस पर, डिफरेंसेस के बेस पर हमने उनको ग्रुप किया था। उसके बाद तो ग्रुपिंग क्या है बच्चे, द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स। तो कुछ चीजों को हमने रखा या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स को हमने रखा, उनको हमने क्या किया बच्चे, उनको ग्रुप कर रहे हैं। कैसे ग्रुप कर रहे हैं, उनकी कॉमन फीचर्स के आधार पर जो हम अरेंज करते हैं, किसी भी मटेरियल हो, कोई भी सब मटेरियल्स हो या फिर कोई प्लांट्स हो या फिर कोई एनिमल्स हो, उसी को हम ग्रुपिंग कहते हैं। ओके, then plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their heights, types of stem and branching patterns। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था, इनके एग्जाम्पल्स के साथ हमने पढ़ा था क्या, कि प्लांट्स को हम लोग ग्रुप करते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज पर। और किसके बेस पर करते हैं बेटा, उनके हाइट्स के बेस पर, उनके स्टेम के टाइप्स ऑफ स्टेम के बेस पर, उनके ब्रांचिंग पैटर्न के बेस पर हम लोग प्लांट्स को ग्रुप करते हैं, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज डाइकॉटलिडन्स एंड मोनोकॉटलिडन्स। याद आया किसी को, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स बताया था मैंने आपको, है ना। क्या बताया था आपको कि कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स जो है उसमें दो कॉटलिडन्स होते हैं, उनको हम डाइकॉट्स कहते हैं। जिनमें सिर्फ एक ही कॉटलिडन होता है उसको हम मोनोकॉटलिडन्स होते हैं, है ना। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटलिडन्स इन देयर सीड्स, प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज डाइकॉटलिडन्स एंड मोनोकॉटलिडन्स। ओके बच्चे, नाउ मोनोकॉट्स, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं दे जनरली एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। देखो बेटा, एक और आपको मैंने रिलेट करने के लिए कहा था कि जिन प्लांट्स के जो है लीव्स में पैरेलल वेनेशन होते हैं, उनके रूट्स कैसे होते हैं, फाइब्रस रूट्स होते हैं।
और बेटा ज्यादातर मोनोकॉट्स प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स में, और उनके फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो आपने क्या याद रखना है? मोनोकॉट्स, पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट्स। ओके, मोनोकॉट्स, पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट्स। और जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके वेनेशन कैसे होते हैं बेटा? रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनकी, और उनका जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। तो उसको याद करके, इन कीवर्ड्स को आप याद करके रखिए बच्चे, एग्जाम में काम आएगा आपको। डाइकॉट्स, रेटिकुलेट वेनेशन, टैप रूट्स। ओके, देन अगला हमने पढ़ा था animals have different types of movement that can be a basis for their grouping। और फिर हमने ये भी पढ़ा था ना बेटा कि कई एनिमल्स जो होते हैं कैसे करते हैं, अपने लेग्स में वॉक करते हैं, रन करते हैं, कई क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, कई क्या करते हैं, हॉपिंग करते हैं। तो इस तरह से भी हमने उनके मूवमेंट के आधार पर भी हमने उनको ग्रुप किया। एंड बायोडाइवर्सिटी of different regions varies because of distinct environmental conditions। और बेटा हमने ये भी पढ़ा कि एक एक जगह पर, जैसे कि डेजर्ट्स हुए, फॉरेस्ट रीजन हुआ, या फिर हम ऐसे रीजन जैसे कि ओशियन हुआ, इन सब रीजन्स में कुछ ऐसा खास होता है, या फिर उनकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, जैसे कि माउंटेन रीजन, डेजर्ट रीजन, फॉरेस्ट रीजन, इन सब में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे कि वहां की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनमें कुछ खास फीचर्स होते हैं, है ना? The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptations। तो हमने डेफिनेशन भी पढ़ लिया था एडेप्टेशन का। क्या है एडेप्टेशन बच्चों? एडेप्टेशन यानी कि वो स्पेशल फीचर्स जो क्या करती है बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करती है, सर्वाइव, एक पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है, उसी को हम एडेप्टेशंस कहते हैं। नेक्स्ट वन, फिर हमने देखा कि हैबिटेट क्या है, ये तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। द प्लेस वर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज देयर हैबिटेट। तो जहां पर भी प्लांट्स और एनिमल्स, अब उनका जो वास स्थल होता है उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। ओके, देन बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। तो हमने देखा कि उनके हैबिटेट के आधार पर, उनके वास स्थल के आधार पर प्लांट्स और एनिमल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं, कैसे? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, है ना? तो टेरेस्ट्रियल क्या है बच्चों? टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड बेस्ड है। क्या है? लैंड बेस्ड हैबिटेट्स होती है, जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, डेसर्ट्स हुए, माउंटेन रीजन्स हुए, तो वो सब टेरेस्ट्रियल के अंदर आता है। और एक्वाटिक कैसे होते हैं बेटा? एक्वाटिक जो हैबिटेट होती है वो कैसी होती है? जी हाँ, वाटर बेस्ड, जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनका हैबिटेट क्या है? उनका हैबिटेट जो है वाटर है ना? चलिए ये भी हो गया था। अब अगला है, ड्यू टू द डैमेज ऑफ देयर हैबिटेट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स लॉस देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हमने पढ़ा कि किन कारणों से उनकी जो वास स्थल यानी कि हैबिटेट्स नष्ट होने के कारण, है ना, उनका जो घर है, घर यानी कि वो लोग जो जंगल में रहते हैं, उनका जो अपना वास स्थल है वहां पर डैमेज होने के कारण या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो है, वो जो उनका वास स्थल नष्ट हो जाता है, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, और बाकी जो रिसोर्सेस है नष्ट होने के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स में उनकी जो वैरायटीज है उसमें बहुत बड़ा क्या होने हो रहा है बेटा? डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, है ना? और हमें क्या करना चाहिए बच्चे? इस लेसन से, इस चैप्टर से हमें ये पता लगा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इस पूरे बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू एंश्योर दैट आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। ओके, अगर इनको हम क्या प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप सोच सकते हैं आने वाले कुछ वर्षों में ही मनुष्य की भी इस भूमि से पूरा नामो निशान मिट जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? बायोडाइवर्सिटी को, प्लांट्स और एनिमल्स को हमें जहां तक हो सके उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए।
ओके बच्चे, तो यही सब था इस चैप्टर में। तो आई होप सबको ये चैप्टर क्लियर हो गया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।